Today in this video I am going to start with the explanation of new poem named An Elementary School Class in a Slum. Okay, so elementary school मतलब वो होते हैं जो PG से लेकर क्लास 8 तक का स्कूल होता है, उसको हम एलिमेंट्री स्कूल बोलते हैं. और स्लम एरियाज़ मतलब बस्ती, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं, उनको हम स्लम एरियाज़ बोलते हैं. इट इज़ रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर. ही वॉज बॉर्न on 1909 and got died in 1995. He was a poet and English essayist. Essayist वो होते हैं जो इंग्लिश में निबंध लिखते हैं. Spender had keen interest in politics and so he declared himself as a socialist and pacifist. So Spender का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इन पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, और इसीलिए उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था एज अ सोशल वर्कर. His work concentrated on themes of social injustice and the class struggle. तो इनकी जितने भी पोएम्स या फिर ऐसे ये लिखते थे वो बेसिक जनरली उनकी जो थीम्स होती थी वो सोशल इनजस्टिस होती थी, जो सोसाइटी में जो इनजस्टिस हो रही है, जो भेदभाव हो रहा है, एंड द क्लास स्ट्रगल. क्लास स्ट्रगल हो गई क्लासेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन की. जो हायर क्लास हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बट जो लोअर क्लास है उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा. तो इस स्ट्रगल के बीच में जो इनजस्टिस हो रही होती है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है, उनकी बेसिकली उनके थीम्स जो उनकी होती हैं पोएम्स की, वो यही होती है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ the poem is about. Okay, so the poem is written by Stephen Spender, describes the social inequalities which are prevailing in the society. In the poem, he describes the condition of the students of an elementary school which is situated in the slum area. So as I have told you कि जितनी भी उनकी पोएम्स होती हैं उनकी जनरली उनका जो थीम होता है वो होती है सोशल इनइक्वालिटीज़. तो इस पोएम की भी थीम सोशल इनइक्वालिटीज़ है विच आर प्रिवेलिंग इन दिस सोसाइटी, जो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में बढ़ गई है. एंड इसमें बेसिकली जो सेटिंग है थीम जो पोएम की वो है एक एलिमेंट्री स्कूल है जो सिचुएटेड है स्लम एरियाज़ में, और वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं. तो उन बच्चों का जो कंडीशन है उसको डिस्क्राइब किया है पोएम में यहाँ पर. So the poet wants to draw attention of everyone towards these kids so that their life can be improved and they may get trained to become good citizens rather than criminal. So here the poet is worried about them. He is worried that they may become criminals when they grow up because of this social inequalities. अब जैसे कि we are studying in a good school, तो here we are getting good teachers, good infrastructures, better facilities and good morals, values we are getting. That is why we are studying in a school, right? But यहाँ पर क्या होता है, जब स्लम एरियाज़ में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, मॉरल्स देने के लिए कोई नहीं होता, प्लस आपके पास कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो ऐसे में द पोएट इज़ वरिड कि ऐसा ना हो कि ये लोग क्रिमिनल्स बन जाएं, क्योंकि इनको कोई मॉरल वैल्यूज़, इनको कोई एज अ गुड सिटीज़न बनने के लिए कोई ट्रेन तो कर नहीं रहा है अच्छे से. सो हेयर इन दिस थ्रू दिस पोएम पोएट वांट्स कि सब लोग ये पोएम पढ़ें, रीडर्स के मन में उनके लिए एक अटेंशन सीखो इन स्टूडेंट्स पर, और वो एक हेल्प कर पाए उनकी कि कैसे उनकी लाइफ इम्प्रूव करनी है, और उनको ट्रेन करना है कि बड़े होके वो एक अच्छे सिटीजन्स बने रादर दैन criminals. Okay, so the rhyming scheme of this poem is free verse. It does not have rhyme scheme. तो rhyme scheme इसकी नहीं है क्योंकि ये जो poem लिखी गई है इसमें कोई भी rhyming lines नहीं है, ये बिल्कुल free verse है, normal एक paragraphs की तरह लिखी गई है. Okay, okay, let's come to the explanation of the poem. I will read the paragraph of the poem twice. Once I will read it normally and then I will read it while explaining you the difficult words and the explanation. Okay, so I will read one paragraph and then give you the explanation of it. Okay. Far, far from gusty waves these children's face like rootless weeds, the hair torn round with pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper seeming boys with rat's eyes, the stunned
unlucky hair of twisted bones, recited a father's gnarled disease. His lesson from his desk at back on the dim class, or one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this. Okay, so far from gusty waves. Gusty means breezy winds. Okay, breezy winds मतलब breezes चल रही हैं, हवाएं चल रही हैं, हवाओं की wind. Okay, उसको हम बोलते हैं gusty waves. These children faces like rootless weeds. Weeds क्या होता है? Weeds जो ख़राब हो जाती हैं grasses. एक ग्रास होती है जो हेल्दी ग्रास होती है ग्रीन कलर की, और एक ग्रास होती है जो सड़ जाती है और वो येलोइश कलर की हो जाती है, उसको हम वीड्स बोलते हैं. द हेयर टर्न राउंड विथ पैलर. पैलर मीन्स पेल, डल फेस, बहुत ही डल सा फेस, बिल्कुल जिसमें शाइन नहीं है, ग्लैमर नहीं है. एज अ चिल्ड्रन के अंदर बहुत अच्छा ग्लैमर होता है, एक बहुत सॉफ्टनेस होती है एक चेहरे पर, वो नहीं है. पैलर मीन्स डल फेस. The tall girl with weighed down head. Weight मतलब weighing मतलब क्या होता है? वजन. Okay. The paper seeming boy with rat's eyes. The stunned unlucky hair. Stunned मतलब क्या होता है? Not fully grown due to malnutrition. मतलब क्योंकि ये लोग स्लम एरियाज़ में रहते हैं तो इन अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है इनको खाने के लिए. दैट इज़ वाई दे आर नॉट फुली ग्रोन. ओके, वो अच्छे से बढ़ भी नहीं पाए हैं, तो दैट इज़ नोन एज, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टन्ड है. ऑफ ट्विस्टेड बोन्स. ट्विस्टेड मतलब मरोड़ी हुई. रिसाइटेड अ फादर्स gnarled disease. gnarled मीन्स नॉटेड, रफ. ओके, रफ एंड टफ बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज gnarled. His lesson from his desk at back of the dim class. Dim मतलब बहुत ही dull, बहुत ही बुझी. One unnoted means जिसको कोई चीज़ notice नहीं करी गई हो. Thing which is not noticed yet. Sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in the tree room other than this. Okay. Paper seeming boy means very thin boy, as thin as the sheet of paper. Okay. This paragraph, some literary devices are also being used. Okay. Now I had told you earlier also कि जो poems होती हैं उसमें कुछ literary devices use होती हैं like personification, simile, anaphora, metaphor. Okay. So here in this paragraph, the literary devices used are simile. Simile is what? What is the meaning of simile? When two things are compared of totally different kinds. So here children are compared with rootless weeds. The second line, like rootless weeds. Okay. So यहाँ पे children और rootless weeds इन दोनों को compare किया गया है, but ये दोनों चीज़ें बिल्कुल different kinds की हैं, right? The other literary device used here is metaphor. What is metaphor? When two things are compared, one is a living thing and the other is a non-living thing. Okay, a boy is compared with paper as thin as he is thin. Okay, so here the boy is being compared in like paper. The line used here is paper seeming boy. So यहाँ पे जो बॉय है वो थिन पेपर को कंपेयर किया गया क्योंकि बहुत थिन है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता. दैट इज़ वाई ही इज़ वेरी थिन, बहुत ही पतला है. दैट इज़ वाई अ बॉय इज़ कंपेयर्ड लाइक अ पेपर. ओके, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैराग्राफ. द पोएट डिस्क्राइब्स द चिल्ड्रन हु स्टडी इन द एलिमेंट्री स्कूल विच इज़ सेटअप इन द स्लम एरिया. ओके, तो अब इस पोएम में इस पहले पैराग्राफ में पोएम के क्या बताया गया, डिस्क्राइब किया गया है अबाउट द चिल्ड्रन हु आर स्टडिंग इन द स्लम एरिया स्कूल. द पोएट सेज दैट द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन आर डल एंड विदाउट एनी एनर्जी. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं पोएट? द पोएट इज सेइंग दैट द फेसेस, जो उनके फेसेस हैं चिल्ड्रन के, वो बहुत डल हैं
और उनमें कोई भी एनर्जी नहीं है. दे आर नॉट फुल ऑफ एनर्जी लाइक अदर किड्स ऑफ देयर एज. जैसे अदर किड्स होते हैं जो हायर क्लासेस के होते हैं, जो अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, जैसे उन एजेस के बच्चे इस एज में बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, ग्लो करते हैं. बट ये जो उसी एज के बच्चे हैं, बट स्टिल दे आर वेरी डल, दे लैक इन एनर्जी. ओके, these children are compared to unwanted weeds. I have told you what are weeds. जो ग्रास होती है ग्रीन कलर की होती है, बट कुछ उसमें से ख़राब हो जाती है और येलो कलर की हो जाती है, उसको हम वीड बोलते हैं. और उसको हम वो अनवांटेड होती है क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं होता, उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ कीड़े लगते हैं, इंसेक्ट्स लगते हैं प्लांट्स में, इसलिए उनको हटा दी जाती है. सो हेयर पोएट कंपेयर द चिल्ड्रन विथ rootless weeds, unwanted weed. Okay, here the writer wants to say that these children seems to be unwanted like the unwanted weeds which grow on their own in their fields. So यहाँ पे जो हमारे पोएट हैं उन्होंने इसको ये चीज़ क्यों कंपेयर करी गई है, ही इज़ सेइंग कि जैसे ये बच्चे हैं बिल्कुल अनवांटेड लग रहे हैं, वैसे बिल्कुल उन्हीं की तरह हैं जो वीड होती हैं, जो खुद ब खुद फील्ड में ग्रो हो जाती हैं और बिल्कुल अनवांटेड होती हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं होता. वैसे ही ये बच्चे हैं जो बिल्कुल अनवांटेड हैं, ठीक है, जिनका कोई भी यूज़ नहीं है, कोई भी इनको मतलब नहीं चाहता कि ये आगे बढ़े, बिल्कुल अनवांटेड है ये. ओके, देयर हेयर इज़ नॉट नीटली डन. सो हेयर the poet is describing the children there who are studying there. So they are saying the line used, the hair turned round their pallor. So pallor means very dull face, and the poet is telling us that their hair is not neatly done, means क्योंकि जो बाल हैं वो ठीक से नहीं बने हुए हैं, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ ऐसे ही हैं. It falls on their pale faces as if they have been torn apart. तो वो उनके faces पे गिरते हैं जैसे कि वो बिल्कुल torn हो गए, बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहे हैं. Okay, the children are untidy. So as we go to school we are very tidy and clean. बहुत neatly dressed होते हैं. tidy मतलब क्या होता है, बहुत ही clean. Okay, but here जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं दे आर लुकिंग वेरी अनटाइडी. अनटाइडी इज ऑपोजिट ऑफ टाइडी, मीन्स वेरी अनक्लीन. ओके, दे हैवंट कोम्ड देयर हेयर्स. उन्होंने अपने बाल भी ठीक से नहीं बनाए हैं. देन ही डिस्क्राइब अ टॉल गर्ल. Then the poet talks about the tall girl who seems to be burdened by poverty. So यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया ना यहाँ पे weighed down head. So that means burdened by poverty. गरीबी से burden हो गई है वो, गरीबी से उसका जो weight है वो burden हो गया है. Her head is bent maybe because of tiredness or shame. उसका जो head है वो नीचे झुका हुआ है. इट कैन बी ऑफ टू रीजन्स. या तो वो बहुत थक गई है, बहुत टायर्ड है, या तो शेम है, बहुत शर्म है उसके अंदर. ओके, शर्म किस चीज़ की है? बिकॉज शी इज़ वेरी पुअर. देयर इज़ अनदर बॉय who is so weak and thin that he has been compared to a sheet of paper. So there is another boy. उसको किससे कंपेयर किया गया है? एक थिन शीट ऑफ पेपर से. क्यों? बिकॉज he is very thin. He is thin because of malnutrition, because he never gets full of nutrition which his body wants. जितनी उसकी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो नहीं मिल पाता because of poverty. The boy's eyes reflect greed and he wants to achieve everything. तो उसकी आँखों को देख के लगता है कि उसके अंदर ग्रीड है, कि उसको सब कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में, but he can't because he is very poor. Okay, the boy then he describes another student who is physically disabled. Physically disabled मतलब होता है जो फिज़िकल वे में किसी चीज़ से हैंडीकैप्ड है, मे बी उसका पैर ख़राब है या हाथ ख़राब है, उनको हम फिज़िकली डिसेबल्ड बोलते हैं. द पोएट सेज दैट दिस बॉय इज़ अनलकी बिकॉज ही इनहेरिटेड अ डिजीज़ फ्रॉम हिज फादर ड्यू टू विच ही हैज़ अ डिफॉर्म्ड बॉडी. तो यहाँ पर इस लाइन में द
5th line, reciting a father's gnarled disease. तो है he is saying that जो boy है ये बहुत unlucky है because he is physically handicapped and क्योंकि इसने इनहेरिट कर ली है कोई डिज़ीज़, इनहेरिट मतलब ले ली है, वसीहत में, विरासत में उसने अपने फादर से एक डिज़ीज़ ले ली है, एंड दैट इज़ वाई द पोएट कॉल्स दिस बॉय एन अनलकी बॉय. ओके, इंस्टेड ऑफ गेटिंग एनी फैसिलिटी फ्रॉम देयर फादर ही हैज़ रिसीव्ड अ डिज़ीज़ इन हेरिटेज. तो विरासत में उसने एक डिज़ीज़ ले ली है अपने फादर से रैदर देन कोई फैसिलिटी लेने के बजाय. दिस डिसेबल्ड बॉय इज सिटिंग ऑन हिज बेंच एंड ही इज़ रिसाइटिंग हिज लेसन एट द बैक ऑफ द क्लास. सो ये जो डिसेबल्ड बॉय है वो बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है और अपना कोई अपना लेसन है वो रिसाइट कर रहा है बार बार. ओके, in the dim area was a boy who was not visible to the poet as he was sitting in the darkness. So जो class है वो बहुत dim है, वहाँ पे lights नहीं है. As I've told you, जो slum areas में classes होते हैं उनमें infrastructure lack करता है, facilities lack करती हैं, इसी वजह से जो पूरा class है वो बहुत dim है. ओके, एंड जो एक स्मॉल सा बॉय तो पोएट को दिख भी नहीं रहा, ही इज़ नॉट इवन विजिबल टू हिम बिकॉज ऑफ द डिम लाइट, बिकॉज ऑफ द डार्कनेस. द पोएट कुड सी हिज आईज विच वर ब्राइट एंड फुल ऑफ ड्रीम्स. ही कैन सी दैट चिल्ड्रंस आईज कि उनकी आँखों में कितनी ब्राइटनेस है, विच इज़ अ कंट्रास्ट टू द डिम क्लास. जितनी क्लास डिम है उतने उनकी आँखों में ब्राइटनेस है टू अचीव समथिंग, टू डू समथिंग, क्योंकि उनकी जो आँखें हैं वो ड्रीम से भरी हुई हैं. ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टू द क्लास. इट सीम्ड एज ही वॉज रैदर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद स्क्विरल्स इन द ट्री हाउस. सो दैट बॉय इज़ नॉट पेइंग एनी अटेंशन इन द क्लास. क्लास में कोई अटेंशन नहीं है उसका, वो बाहर देख रहा है और उसे ऐसा लग रहा है उसको देख के कि ही इज़ रैदर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद द स्क्विरल्स. ओके, इन द ट्री हाउस. जो ट्री हाउस में जो स्क्विरल्स हैं उनके साथ उसे खेलने का ज़्यादा मन कर रहा है. ओके, सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर. आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दिस पैराग्राफ एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can ask. I will explain you the poem further in the next video. Thank you.